हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर विच नेम इज शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है। इससे पहले वाला चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके थे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट टू द शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। देखिए, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, इसको जिस इकोनॉमिस्ट ने प्रोपाउंड किया है उसका नाम आप जानते हैं, प्रोफेसर कीन्स है, या काइंस बोल सकते हैं। प्रोफेसर काइंस के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर को हम पहले दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म का मीनिंग अलग समझते हैं और इक्विलिब्रियम का मीनिंग अलग समझते हैं। पहले समझते हैं इस शब्द का मीनिंग क्या है, जिसका नाम है शॉर्ट रन। तो लिसन माय वर्ड्स केयरफुली। शॉर्ट रन इज बेसिकली अ टाइम पीरियड वेयर टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी। यानी किसी भी देश के जीडीपी के डिटर्मिनेशन में जब टेक्नोलॉजी का कोई रोल ना हो, जीडीपी डायरेक्टली उस देश की लेबर से कनेक्टेड हो। मतलब देश का जीडीपी डायरेक्टली वहां के एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड होता है। हायर द जीडीपी हायर द एम्प्लॉयमेंट, लोअर द जीडीपी लोअर द एम्प्लॉयमेंट, एंड वाइस वर्सा। This is called short run period. And what is the equilibrium? Equilibrium को हम कह सकते हैं equilibrium GDP, equilibrium income या equilibrium output, both are the same things. और इस चैप्टर में equilibrium को समझने की आपके सामने दो अप्रोचेस है। पहली अप्रोच का नाम है ADAS अप्रोच और दूसरी अप्रोच का नाम है SI अप्रोच। पहले मैं आपको सिखाता हूं ADAS अप्रोच। सो जस्ट लुक एट द बोर्ड एंड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल के द्वारा हम इस टॉपिक को समझते हैं। मान के चलिए आपने इनकम का एक लेवल रखा अपनी मर्जी से, सपोज 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 अप टू सो ऑन। यहां पर आपने रखा कंजम्पशन। आप जानते हैं कि जब आपकी इनकम का लेवल 0 होता है फिर भी आपके कुछ खर्चे होते हैं, उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है। आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, कंजम्पशन भी आपका साथ साथ बढ़ता जाता है। आप इन वैल्यूज को अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस वैल्यू को मान के चल रहे हैं। मैंने अपनी मर्जी से इस वैल्यू को माना है। यहाँ पर रखा मैंने आई मतलब इन्वेस्टमेंट। आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसका लेवल फिक्स होता है, डजंट मैटर व्हाट इज द लेवल ऑफ इनकम। यानी जो इन्वेस्टमेंट इनकम के लेवल के हिसाब से बदले नहीं, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है। और जो इनकम का लेवल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट बदलते रहते हैं, उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यहाँ पर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेंगे। मान लीजिए मैंने उसकी वैल्यू को 20 फिक्स कर दिया। अब एडी क्या होता है, एडी इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई। इन दोनों को प्लस करोगे तो एडी आ जाएगा 30 प्लस 20 50, 40 प्लस 20 60 अप टू सो ऑन 70 80 90। ये मैंने अपने हिसाब से वैल्यूज लिखी। जिस वैल्यू पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि आप जानते हैं ना वाई को एएस भी कहा जाता है, तो जिस लेवल पर आपका एडी और एएस दोनों बराबर होते हैं उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो आपने इस ग्राफ के द्वारा समझा, इस टेबल के द्वारा समझा कि कैसे एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्रिएट होती है। लेकिन अगर दोनों यानी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर नहीं हुए, इन केस तो क्या होगा, इफ इन केस दोनों बराबर नहीं है तो दो कंडीशंस क्रिएट होंगी। द कंडीशन नंबर 1, either the aggregate demand will be more than the aggregate supply, or the condition number 2, aggregate supply will be more than aggregate demand। अगर किसी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए किया क्या जाएगा। आप जानते हैं कि जो इलास्टिसिटी है वो सप्लाई में होती है, यानी द सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। तो इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाएंगे और धीरे धीरे एक लेवल ऐसा आ जाएगा जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इन केस ऐसा हुआ कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा हुई, तो अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उसको डिमांड के इक्वल करने के लिए प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगे
और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो धीरे धीरे एक लेवल ऐसा आ जाएगा जहां पर हमारे पास जो अनसोल्ड प्रोडक्ट था वो सेल होगा और अ सिचुएशन विल कम ऑटोमेटिकली जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों बराबर हो। अब इसी बात को हम ग्राफिकली समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका ग्राफ भी बनाना होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जीरो। आप जानते हैं कि जो इनकम होती है जिसका एग्रीगेट सप्लाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका कर्व होता है 45 डिग्री का। क्यों होता है ये मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। अब अगर आप इसके बाद इन्वेस्टमेंट का कर्व बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट कौन सा वाला है यहाँ पर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, मतलब उसकी वैल्यू 26 है एंड इट इज नॉट रिलेटेड विद द लेवल ऑफ इनकम। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया जो मैंने यहाँ पर 20 माना है, चाहे आपकी इनकम का लेवल कोई भी हो। इनकम आपकी सॉरी इन्वेस्टमेंट आपका कांस्टेंट है। और एग्रीगेट डिमांड कैसे होगा, जब आपकी इनकम का लेवल 0 है तब ये 50 है, जब ये 20 है तो 60 है, ये 40 है तो 70 है। अब टू सो ऑन ये यहाँ से बढ़ता जाएगा और आगे कट करके यहाँ पर निकल जाएगा, और जिस लेवल पर दोनों कट करते हैं उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। ये ग्राफ के द्वारा प्रेजेंटेशन हो गया और ये प्रेजेंटेशन हो गया आपके टेबल के द्वारा या शेड्यूल के द्वारा। अब हमारी पहली अप्रोच क्लियर हो गई जिसका नाम है AD इज इक्वल टू AS अप्रोच। नाउ लेट अस डिस्कस टू द सेकंड अप्रोच जिसका नाम है S इज इक्वल टू I अप्रोच। सेकंड अप्रोच का नाम है S इज इक्वल टू I अप्रोच। देखिए आप जानते हैं स्टूडेंट्स की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दो प्रकार की होती हैं, एक्स एंटी सेविंग्स और एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स एंटी सेविंग्स का मतलब होता है दो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स विच आर वी आर डिजायरिंग विच वी आर प्लानिंग टू सेव और प्लानिंग टू इन्वेस्ट। और एक्स पोस्ट कौन सा होता है, जो एक्चुअली हमारे इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स होती हैं उसको एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। हम जब इस अप्रोच को पढ़ेंगे तो एज पर द प्रोफेसर कीज हम यहाँ पर एक्स एंड मेथड लेंगे या एक्स एंटी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को लेके चलेंगे। तो जब ऐसा इज इक्वल टू आई अप्रोच आपके सामने आएगी तो फिर मैं आपको एक टेबल बनाकर सिखाता हूं कि कैसे हमारे दोनों साइड इक्विलिब्रियम में आते हैं। आपने अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज ली, आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया, सपोज आपने अपने इनकम का लेवल पहले की तरह 0 से शुरू किया, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, दैट्स इट। सपोज यू आर टेकिंग अबाउट दिस। फिर आपने कंजम्पशन को लिखा, यहाँ पर कंजम्पशन आपने 30 से स्टार्ट किया, या आप अपनी मर्जी से वैल्यूज लिख रहे हैं जो अभी एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज आई, जो मैंने आपको पहले भी बताया था AD इज इक्वल टू AS अप्रोच में कि यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट माना जाता है, मैंने उसकी वैल्यू को 26 मान लिया। सेविंग्स कैसे आएगा, S इज इक्वल टू होता है Y माइनस C। Y आपके सामने है, C आपके सामने है, when you deduct the value of C from Y you will get the value of S। 0 में से 30 गए तो माइनस के 30, माइनस के 20, 40 में से 50 गए माइनस के 10, 0, 10, 20, 30। जिस लेवल पर आपका Y और S दोनों बराबर हैं, जब आपकी इनकम का लेवल 100 है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी 20 है, सेविंग्स भी 20 है, ये कहलाएगी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन इनकेस अगर दोनों बराबर नहीं है फिर क्या होगा, फिर दो कंडीशंस क्रिएट होंगी। पहली कंडीशन या तो S ज्यादा होगा I से, और दूसरी कंडीशन या तो I ज्यादा होगा S से। क्या होगा अगर सेविंग्स ज्यादा होंगी इन्वेस्टमेंट से, तो सेविंग्स अगर ज्यादा होंगी तो मार्केट में मनी का सर्कुलेशन कम होगा, लोग पैसे बचाएंगे ज्यादा, इसका मतलब प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी तो अनसोल्ड प्रोडक्ट ज्यादा रखा होगा, वो माल बिकना शुरू होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा और धीरे धीरे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अगेन दोनों बराबर आ जाएंगे। और क्या होगा अगर इन्वेस्टमेंट्स बराबर ज्यादा होंगे, इफ इन केस इन्वेस्टमेंट्स विल बी मोर देन द सेविंग्स, तो लोग ज्यादा मार्केट में मनी का सर्कुलेशन करेंगे जिसके द्वारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा करेंगे, और डिमांड ज्यादा करेंगे तो पैसा ज्यादा कमाएंगे, कमाएंगे ज्यादा तो फिर वापस सेविंग्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और एक कंडीशन दोबारा ऐसी आएगी जहां पर ऑटोमेटिकली दोनों Y और S बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे आप,
जैसे आपने इन्वेस्टमेंट, चाहे आपका इनकम का लेवल कोई भी हो, आपकी इनकम का लेवल कोई भी है, आपने अपना इन्वेस्टमेंट माना हुआ है 20 फिक्स, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। सेविंग्स का ग्राफ कैसे बनेगा? जब आपकी इनकम 0 है तो सेविंग्स माइनस के 30 है, जब इनकम 20 है तो ये माइनस का 20 है, 40 पे माइनस 10 है, 60 पर 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, उसके बाद 10 है। ये सेविंग्स है। जिस लेवल पर दोनों कट कर रहे हैं वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल आ गया। इसको नोट कर लीजिए, एस इज इक्वल टू आई अप्रोच आपके लिए हो जाए। इसके बाद समझते हैं टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इतनी सी जगह में ही मैं आपको समझा दूंगा, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस बात को जानते हैं। द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द के, और के इज इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यानी आपकी इनकम में हुआ चेंज ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जब किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज होते हैं तो उसकी मदद से आपकी इनकम कितनी बढ़ती है, कितने टाइम्स मल्टीपल होती है, वो जिस वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड के, मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला और होता है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और आप 1/1 माइनस एमपीसी को एमपीएस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब कि के का आपके एमपीसी से एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब, अगर किसी इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, तो मतलब मार्केट में मनी का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, तो उस देश में इन्वेस्टमेंट्स भी लगातार बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। और अगर किसी इकोनॉमी में एमपीसी कम है, लोगों की खर्च करने की क्षमता कम है, तो मार्केट में मनी का सर्कुलेशन डिक्रीज होगा और आपके इन्वेस्टमेंट्स भी लगातार कम होते चले जाएंगे। आ रहा है समझ में? नोट करते जाइएगा इसको। इसके बाद के की वैल्यू क्या होती है? देखिए, के की मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिट। कब होती है? जब एमपीसी की वैल्यू 1 होगी। कैसे? समझ लीजिए, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, मैंने आपको बताया है। अगर एमपीसी की जगह मैं 1 रख दूं तो 1/1 माइनस 1 इट विल बी 0। 1 में 0 का डिवाइड होगा तो क्या वैल्यू आएगी? इन्फिनिट। तो इसका मतलब के की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनिट होगी, उसकी कोई लिमिट हमारे पास नहीं है। तो के की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? के की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, और वो कब होगी? जब आपके एमपीसी की वैल्यू 0 होगी। कैसे? यहां पर समझ लो, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, आप जानते हैं के अपॉन 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू को मैंने अगर 0 मान लिया तो 1/1 क्या वैल्यू आएगी? 1। तो के की मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू का पता नहीं, इन्फिनिट है। अब आपका चैप्टर नंबर, ये वाला टॉपिक जिसका नाम है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, ये कंप्लीट हो गया। अच्छी तरह देख लीजिए। अगर आपको वीडियो के द्वारा पढ़ाई समझ में आई तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। साथ पढ़ेंगे हम और साथ बढ़ेंगे।